नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएचडी की, यानी कि पीएचडी में क्या क्या करना होता है एडमिशन लेने के बाद और क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो आज हम बात करेंगे पूरी 10th क्लास से और पीएचडी डिग्री तक के सफ़र में हमें क्या क्या करना होता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके और कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीएचडी कोर्स है क्या। व्हाट इज़ पीएचडी कोर्स? तो पीएचडी कोर्स इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में ऑफर किए जाने वाली अब तक की हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है पीएचडी कोर्स। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या फिर डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। द लर्नर्स कैन ऑप्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, लॉ एंड अदर स्ट्रीम्स। तो कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें पीएचडी प्रोग्राम जो है कराए जाते हैं और लर्नर अपने ऑप्शन जो है चूज़ कर सकता है। ए डिग्री एट द पीएचडी लेवल विल हेल्प स्टूडेंट्स टू गेन अ प्रोफेशन इन द एसोसिएटेड बैकग्राउंड। तो डिग्री जो है पीएचडी लेवल की वो बच्चों को हेल्प करती है अपने प्रोफेशन को गेन करने के लिए, ठीक है, जो भी उसका बैकग्राउंड है उसमें। द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और पीएचडी इज कंसर्न विद रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये जो पीएचडी है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च एक्टिविटी से कंसर्न करती है। पीएचडी प्रोग्राम्स आर प्रेजेंट इन 3 मोड्स: फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड वेब बेस्ड। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होती है और पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह से होती है। नेक्स्ट है, वी डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज बाय द नेम फिलोसफी बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ फिलोसफी। तो इस डिग्री में जो फिलोसफी आ रहा है, इस फिलोसफी वर्ड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका जो फिलोसफी है उससे कोई लेना देना नहीं है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी इज़ लवर ऑफ विजडम। यहाँ पे फिलोसफी का मीनिंग है लवर ऑफ विजडम, विच इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। द प्राइमरी मिशन इज़ टू स्ट्रेंथन द लाइन ऑफ वर्क वेरियाज इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। इसका जो प्राइमरी मिशन होता है वो एक इनोवेटिव थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना होता है। पीएचडी कोर्सेज कंसंट्रेट ऑन ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एजुकेशनल परफॉर्मेंस एंड कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज़। तो यहाँ पे पीएचडी कोर्स जो होता है वो कंसंट्रेट करता है किस पे? मैक्सिमम एजुकेशन परफॉर्मेंस और कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज़। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। क्या होता है इसका ड्यूरेशन? तो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम ड्यूरेशन इज़ फ्रॉम 3 years to 6 years, यानी कि कम से कम 3 साल इसमें आपको टाइम देना होता है और मैक्सिमम आप 6 साल तक इसमें काम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? टू गेट इनटू पीएचडी कोर्स एट टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स और लर्नर्स मस्ट कंप्लीट द मास्टर डिग्री इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड और डिसिप्लिन। उसको जो है मास्टर अपना कंप्लीट करना होता है। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट इज़ 55%। एज ऑफ नाउ 55% एटलीस्ट आपको चाहिए होता है मास्टर में। कोर्स फी आपकी जो है वेरी करती है अलग अलग स्पेशलाइजेशन से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। तो आपकी जो इसकी फ़ीस रहती है वो 80,000 से लेकर 1,20,000 एनुअली हो जाती है। इसके आसपास जो है वेरी करती है, क्योंकि ये प्राइवेट और सेंट्रल और अदर यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करती है। तो इसकी कोई फिक्स कोर्स फी नहीं है। आगे बढ़ते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो पीएचडी कोर्स के लिए जो कि डॉक्टर लेवल होता है उसके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स आर CSIR नेट, UGC नेट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है इनके। एज लिमिट की बात करें तो भाई रिसर्च पे ये काम करते हैं, तो इसमें कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अब हम आगे 9 स्टेप्स में देखेंगे कि पीएचडी डिग्री कैसे लेते हैं। उसके 9 स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो स्टेप 1 में एक बेसिक एलिजिबिलिटी को हमें पास करना होता है, जैसे कि आपने 10th किया, 12th किया, देन बैचलर डिग्री, देन मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। यहाँ पे जो मार्क्स आपके देखे जाते हैं एंट्रेंस के लिए वो आपके 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में, वो भी उसी फील्ड और उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको मास्टर डिग्री लेनी है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको क्वालिफाई करना है UGC नेट, या फिर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। कैसे लेना है? तो आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें नेट कंपल्सरी नहीं है, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने जो नेट क्लियर हो रखा होता है उन बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे उसका सिलेक्शन हो जाता है।
तो यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कई तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बेसिक जो आपका स्टेप है वो ये है कि आप यूजीसी नेट क्रैक करें आपके मास्टर के साथ, या मास्टर के बाद यूजीसी नेट क्रैक होने के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपका छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दैट इज़ ऑप्शनल। और इंटरव्यू आपका होना ही होना है, तो इंटरव्यू के लिए भी साथ में आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपका जब पीएचडी इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, आपका रैंक आ जाता है और एडमिशन हो जाता है, तो वो आपका एक प्रोविजनल एडमिशन होता है, क्योंकि उसके बाद आपको करना होता है एक कोर्स वर्क, जिसका जो कि कंपल्सरी होता है यूजीसी गाइडलाइन 2009 के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आज की इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक वेरी करती है, बिकॉज ये आपका जो कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है 6 महीने का कोर्स वर्क कराते हैं, जहाँ तक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IIM IIT वो 1 साल का कोर्स वर्क कराते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सब्जेक्ट आर रिसर्च मेथोलॉजी और मेन सब्जेक्ट्स। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, कोर सब्जेक्ट, वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, साथ में रिसर्च मेथोलॉजी और टूल्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। इट्स सब्जेक्ट ऑल्सो इंक्लूड रिसर्च रिव्यू। रिसर्च को रिव्यू कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे आपको कोर्स वर्क में ही समझाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना होता है। दिस कैन बी ओरल, रिटन और पीपीटी फॉर्म, मीन्स आपको हो सकता है ओरल में हो, रिटन में हो, या फिर आपको पीपीटी बना के उसको प्रेजेंट करना हो। तो साथ में आपका दिस में भी ऑर्गेनाइज इनसाइड द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, यूनिवर्सिटी के बाहर भी, यानी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। दिस एग्जाम हेल्प्स इन फाइनलाइजिंग द रिसर्च टॉपिक। ये एग्जाम जो है हेल्प करता है आपके रिसर्च टॉपिक को फाइनल करने में, ठीक है, जो भी आपने सोचा हुआ होता है। देन यू नीड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम बाय सिक्योरिंग 6.5 CGPA। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम में 6.5 CGPA लाना होता है। साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिन्होंने अपना मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 7.5 CGPA वाला ही यहाँ पर इसको क्वालिफाई करता है। आफ्टर पासिंग दिस एग्ज़ाम यू विल बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन PhD कोर्स। आप ये एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाते हैं PhD कोर्स में। नेक्स्ट है स्टेप 5, सिनोप्सिस प्रिपरेशन। आपको सिनोप्सिस बनानी होती है। आप सिनोप्सिस क्या होता है? सिनोप्सिस एक छोटा ब्लूप्रिंट होता है आपकी रिसर्च थीसिस का, कि आप किस टॉपिक पर और किस तरह से करने वाले हैं। प्रपोज द रिसर्च टॉपिक, इसमें आप रिसर्च टॉपिक को प्रपोज करते हैं। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट और ओवरव्यू ऑफ रिसर्च टॉपिक। आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, ओवरव्यू होता है। इट इज़ ब्लूप्रिंट ऑफ होल रिसर्च प्रोसेस। यह पूरी रिसर्च प्रोसेस का एक ब्लूप्रिंट होता है। इट इज़ टू बी प्रेजेंटेड इंटरनली टू गाइड। पहले ये आपको जो गाइड अलॉट किए जाते हैं उसको प्रेजेंट करना होता है। देन सेंड टू एक्सटर्नल प्रोफेसर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। देन आफ्टर दैट उसको आपको दूसरे प्रोफेसर और सब्जेक्ट मैटर्स के पास भेजना होता है रिव्यू के लिए। दे प्रोवाइड फीडबैक, सजेशंस एंड कमेंट फॉर मॉडिफिकेशन। वो अपना फीडबैक और सजेशन देते हैं, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन होना होता है तो उस पर कमेंट देते हैं। नेक्स्ट दे अप्रूव और फाइनलाइज द रिसर्च टॉपिक। देन वो आपका रिसर्च टॉपिक जो है फाइनल करते हैं, अप्रूव करते हैं। अब सबसे पहली बात होती है, आप जब सिनॉप्सिस बना रहे होते हैं उससे पहले आप अपना टॉपिक चूज़ कर चुके होते हैं। तो जब आप चूज़ कर चुके होते हैं अपने टॉपिक, तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपका डेटा कलेक्शन सोर्स क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे टॉपिक तो चूज़ कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि इसके लिए जब हम डेटा चाहिए होगा तो वो डेटा कलेक्शन का सोर्स क्या होगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, और पहले ये चीज़ फिक्स कर लेना माइंड में कि हमारे डेटा कलेक्शन सोर्सेज क्या होंगे, सो दैट हम अपने टॉपिक को बाद में चेंज ना करना पड़े या उसको कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 पे। तो यहाँ पे आपकी कमेटी फॉर्म होती है जिसको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे DRC डॉक्टरल रिव्यू कमेटी, DAC डॉक्टरल एडवाइजरी कमेटी, RAC रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, RDC यानी रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। तो ये कमेटी करती क्या है? ये कमेटी में इंक्लूड होते हैं 3 to 5 साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स। इसमें अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, अपने जो प्रोफेसर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं उनके 3 से 5 जो लोग होते हैं वो मिलकर इस कमेटी को फॉर्म करते हैं। दे मॉनिटर योर प्रोग्रेस यानी कि थीसिस इन एवरी 6 months और एवरी ईयर। ये आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं कि आपने जो थीसिस पे काम कर रहे हैं वो आप कितना कर चुके हैं और किस डायरेक्शन में कर चुके हैं, क्या वो सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसको वो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। अलॉट गाइड फॉर योर PhD सपोर्ट। PhD सपोर्ट के लिए भी गाइड यही प्रोवाइड करती है, ये जो कमेटी बनती है यही आपको गाइड प्रोवाइड करती है, जो कि थ्रू आउट द PhD आपकी हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है और आपको साथ में गाइड भी करती है कि किस तरह से आपको जो है अपना रिसर्च लेवल डिग्री को ख़त्म करना है।
स्टेप नंबर 7 रिसर्च वर्क। अब आपका मेन काम स्टार्ट होता है रिसर्च वर्क का, यानी आप थीसिस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। साथ में पब्लिश रिसर्च पेपर इन यूजीसी जर्नल और रेप्यूटेड जर्नल्स। यूजीसी जर्नल और रेप्यूटेड जर्नल्स में आपको रिसर्च पब्लिश करने होते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि कम से कम एक आपको करना ही करना है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपको 2 या 3 करने हैं, या वैसे आप नॉर्मल देखें तो जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उतनी वैल्यू आपकी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स इसमें अटेंड करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कम से कम 2 कॉन्फ्रेंस मीटिंग आपको अटेंड करनी होती है। अटेंड वर्कशॉप्स, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती है। इन वर्कशॉप्स में क्या होता है कि आपका रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च टूल्स आपको समझाए जाते हैं। इसके लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं, आप में कितनी सीखने की भूख है। तो आप उसके हिसाब से जितनी ज़्यादा हो सके उतने वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, उतना ही आपका माइंड जो है खुलता रहेगा रिसर्च के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्री थीसिस विल बी सबमिटेड टू गाइड फॉर रिव्यू, गाइड चेक एंड शेयर द फीडबैक और नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। प्री थीसिस आप बनाते हैं, यानी थीसिस बनने के बाद आप सबसे पहले अपने गाइड को दिखाते हैं रिव्यू के लिए। देन गाइड जो है उसको चेक करता है और शेयर करता है फीडबैक। अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो उसके लिए गाइड करता है आपको। और उससे पहले आपको बता दूं कि गाइड जो है आपके साथ ही काम करता है, तो आप उसमें जैसे चैप्टर वाइज आप काम करते हैं थीसिस में, तो वो भी आप रेगुलर बेसिस पे दिखाते रहते हैं। देन फाइनल होने के बाद आप प्री थीसिस उनको गाइड को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑफ थीसिस it being sent to external professors or subject expert and collect the feedbacks और review। तो फाइनलाइज होने के बाद आपकी थीसिस जैसे फाइनल हो जाती है तो आपको एक्सटर्नल प्रोफेसर्स पे भेजा जाता है, यहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, और उनसे उनका फीडबैक जो है या रिव्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स अप्रॉक्स 6 to 8 months। ये प्रोसेस पूरा रिसर्च का 6 से 8 महीने तक लेता है, बट ये कम से कम टाइम है आपका। ये टाइम जो है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 8 थीसिस सबमिशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आपकी थीसिस पूरी कंप्लीट हो जाती है, पूरी फाइनल हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, थीसिस गेट्स टू बी फाइनलाइज्ड बाय चेकिंग और अपडेटिंग ऑल पर्टिकुलर्स टू स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारा जो है फाइनल करते हैं, उसको अपडेट करते हैं जो भी हमारे स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। देन फाइनल थीसिस विल बी सबमिटेड एज पर यूनिवर्सिटी डिसीजन। जैसे यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया होता है कि थीसिस कैसे सबमिट करनी है, तो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो कहती हैं अपने लाइब्रेरी में एक कॉपी सबमिट करनी है, एक प्रोफेसर को सबमिट करनी है, देन डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है, तो 3 कॉपी कम से कम यहाँ पे सबमिट करनी होती है। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि उनका सबमिशन मैथड क्या है, कहाँ पर सबमिट होती है। तो एक हार्ड कॉपी आपकी सबमिट होती है गाइड को, एक हार्ड कॉपी सबमिट होती है लाइब्रेरी में इन सम यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप नंबर 9 पर। स्टेप नंबर 9 पे आपका होता है वाइवा प्रेजेंटेशन। जब आप अपनी थीसिस सबमिट कर चुके होते हैं तो अब आपको अपनी थीसिस को यानी अपने रिसर्च वर्क को डिफेंड करना होता है वाइवा में, या फिर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसको। दिस इज़ अ ओपन वाइवा विच इज़ बीइंग डन इंटरनली फर्स्ट। पहले ये आपका इंटरनली होता है आपके गाइड के साथ और आपके पीयर्स के साथ। पीयर्स क्या होता है, पीयर्स वो बच्चे होते हैं जो आपके साथ में आपकी ही तरह रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं, जो आप ही की तरह पीएचडी में काम कर रहे होते हैं। देन विद एक्सटर्नल प्रोफेसर्स, जब आपका पीयर और गाइड के साथ हो जाता है उसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मिल जाते हैं, देन एक्सटर्नल प्रोफेसर्स के साथ आपका वाइवा होता है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वाइवा इज़ अप्रॉक्स 50 मिनट टू 90 मिनट्स। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें, तो ये 50 मिनट से लेकर 90 मिनट तक जो है इसका ड्यूरेशन रहता है वाइवा का। लेकिन ये टॉपिक पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम तक चलेगा। तो आपका टॉपिक अगर वाइड है तो ये टाइम बढ़ सकता है। रिसर्चर हैज़ टू डिफेंड हिज रिसर्च वर्क। उसने जितना भी रिसर्च वर्क किया है थ्रू आउट द पीएचडी, उसको रिसर्चर को डिफेंड करना होता है कि मेरा जो रिसर्च वर्क है वो मैंने इस तरह से कराया है और ये जो है बेस्ट तरीका था, ठीक है, और इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो ये निकला है। तो उसको आपको डिफेंड करना होता है क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं वाइवा कमेटी में, उसमें वो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू पास द वाइवा पैनल विल शेयर योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद सिग्नेचर विद इन 1 or 2 वीक्स। तो अभी पहले तो ये ऑफलाइन होता था, अब कोविड के बाद से ये ऑनलाइन हो रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऑनलाइन की वजह से ये जो आपका अगर जो भी आपका फाइनल फीडबैक होता है वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ आ जाता है, और इसी के साथ आपको जो है प्रोविजनली सर्टिफिकेट मिल जाता है पीएचडी कंप्लीशन का। यानी कि आप इसके बाद आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके 6 टॉप टिप्स मैंने यहाँ पे बताई है, यानी पीस ऑफ एडवाइस फॉर न्यू पीएचडी स्टूडेंट्स।
आस्क ऑल द क्वेश्चंस ऑल द टाइम। आपका पहला पॉइंट है, आपकी पहली टिप है कि सारे क्वेश्चन पूछो, हर समय पूछो। आपको क्योंकि गाइड अलॉट किया जाता है तो आपकी सारी क्वेरीज को जो है उनको आंसर करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड जो है खुलेगा और आप अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। डोंट कंपेयर योर PhD प्रोजेक्ट टू अदर पीपल्स। तो जितने भी अदर पीयर्स होते हैं, जितने भी अदर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ अपना PhD प्रोजेक्ट कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि इससे जो है आप अपने काम में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि मेरा अच्छा नहीं है या कुछ दिक्कत है, तो आप उस पर दोबारा ही काम करने लग जाएंगे। तो वो चीज़ जो है आपका टाइम ख़राब करेगी। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट में भी कुछ ना कुछ दिक्कत शुरू हो सकती है। तो आप कभी भी कंपेयर ना करें, अपने प्रोजेक्ट पे पूरा जी जान से आप मेहनत करें। बी सुपर ऑर्गेनाइज्ड। कभी भी अपने जो PhD काम कर रहे हैं तो वो हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जब आपको पता हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है तो आप वहाँ से ले सकें। आप कभी भी इस तरह से अगर काम करेंगे कि आपको पता ही ना हो ज़रूरत पड़ने पर कि कहाँ से क्या हेल्प लेनी है, तो आप उसके लिए जो है मुश्किल बहुत बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड योर सेल्फ अ रिसर्च नेटवर्क। अपना जो है रिसर्च नेटवर्क बनाएं कि आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में नेटवर्क है, ठीक है। तो आप उसका यूज़ करें। कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, जहाँ पे रिसर्च करने वाले बच्चों का ग्रुप बना हुआ है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वहाँ पे कई सारे प्रोफेसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे नेटवर्क को ज्वाइन करें, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछें, अपनी क्वेरीज पूछें, ठीक है। अपना एक नेटवर्क बना के रखें वहाँ पे, सो दैट आपको कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प कर सकें, या उनको किसी को ज़रूरत पड़े तो आप अपनी नॉलेज का यूज़ करके उनकी हेल्प कर सकें। तो अपना एक ऐसा नेटवर्क बना के रखें। साथ में ऑफलाइन भी आप ऐसे लोगों से कनेक्ट रहें जो कि आपकी ही फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि कुछ प्रोफेसर्स हो गए या कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स हो गए या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने PhD कर चुके हैं वो, ठीक है। तो उनसे जो है कनेक्ट रहें अपना, और अपना एक नेटवर्क बना के रखें। मेक यूज़ ऑफ योर यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस इफ़ देयर इज़ वन। आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस जो है उसका यूज़ करें, ठीक है। आप उससे जो है यूज़ करें। डोंट फील प्रेशर टू वर्क 24/7। बहुत बच्चे होंगे PhD में तो दिन भी पढ़ रहे हैं, रात भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप को प्रेशराइज मत करें। आपको जितना टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आप अपना अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, आप उतना काम करें और अपने आप को सेटिस्फाई रखें। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैं 24 घंटे काम करूँगा, 1 घंटा सोऊंगा, 2 घंटे सोऊंगा, ये सोऊंगी, तो उससे जो है आपका बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को प्रेशर में कभी नहीं रखना है। साथ में साथ आपको एक बोनस टिप देता हूँ इन 6 टिप्स के साथ, कि बोनस टिप ये है कि आपको PhD करने के बाद क्या करना है, ठीक है। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या कहीं अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री है। तो अब आपको एक टिप ये और देता हूँ कि हो सकता है इन केस कि आप PhD करने के बाद जॉब ना ले सकें, या हो सकता है आपके टाइम पर जॉब ना आ पाए, जैसे कि कोविड में हुआ। काफ़ी लोग बच्चे PhD कंप्लीट करके कोविड की वजह से जो है कुछ टाइम तक उन्हें वेट करना पड़ा कि जॉब निकलेंगी, आएंगी, तब हम उसको ज्वाइन करेंगे, एंट्रेंस देंगे, तो जब जाके उनको जॉब मिलेगी। तो आप साथ ही साथ मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक ऐसा नेटवर्क भी बना के रखें, एक प्राइवेट जॉब का ऑप्शन अपने पास रखें कि PhD कंप्लीट होने के बाद अगर इन केस आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप एक प्राइवेट जॉब में ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट की तरफ से आते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम ध्यान में रखते हैं। व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर PhD? PhD के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? योर एकेडमिक रिपोर्ट। वन ऑफ द मेन थिंग्स द यूनिवर्सिटीज़ विल बी लुकिंग फॉर is a good or excellent academic record which is especially important if you are applying for a PhD scholarship। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। आपने 10th किया कितने मार्क्स से किया, 12th किया कितने मार्क्स से किया, बैचलर एंड मास्टर कितने मार्क्स से किया, तो वो रिकॉर्ड भी आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप। आप अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, आपका PhD करने के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे उस टाइम पर भी आपका API स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि बैचलर मास्टर डिग्री को भी इंक्लूड करता है। तो आप बैचलर और मास्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ, तभी आपका API स्कोर जो है हाई होगा और आपका सिलेक्शन के चांस जो है बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द फेलियर रेट ऑफ PhD इन इंडिया? भाई फेलियर रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेलियर रेट जो है, क्योंकि ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट कोर्स है,
तो जो कि आपको लीड कर रहा है ना, उस पे ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि आपको गाइड किस तरह से मिला है। आपको वही क्योंकि बताता है कि आपको कंप्लीशन तक का पाथ जो है कैसे कवर करना है, ठीक है। मोस्ट गाइड्स लीड देयर डॉक्टरल स्टूडेंट्स इनटू अ रैबिट होल। तो कई सारे गाइड जो होते हैं ना, वो रैबिट होल की तरफ भी आपको गाइड करते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स इन अ डॉक्टरल कोर्स ओनली 8 to 10% ऑफ स्कॉलर्स मैनेज टू कंप्लीट द प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर परसेंट में बात करें, नंबर्स में बात करें, तो डेटा ये कहता है कि 8 से 10% तक के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो है अपना प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं टाइमली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हायर देन पीएचडी। पीएचडी से हाई क्या है? डॉक्टरेट डिग्रीज आर द हाइएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू कैन अचीव इन मैनी कंट्रीज। हाउएवर there are some countries that have qualifications considered higher than a PhD, such as professional degrees, habilitation degree, डॉक्टर ऑफ साइंस एंड डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कई सारी ऐसी डिग्रीज भी हैं कुछ कंट्रीज़ में कि पीएचडी से जो हायर मानी जा रही हैं, जैसे कि कुछ प्रोफेशनल डिग्री जैसे हैबिलिएशन डिग्री, साथ में हो गया आपका डॉक्टर ऑफ साइंस या डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पीएचडी। पीएचडी का पर्पस ही क्या है, आपको वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीटिंग अ पीएचडी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग फ्रेश नॉलेज, डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग न्यू स्किल्स। इट इज़ अ डिग्री मेड फॉर दोज हु सीक ग्रेटर डेप्थ ऑफ नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो भाई पीएचडी आपका जो कंप्लीट करना है वो एक नए नॉलेज को जो है क्रिएट करना है, ठीक है। डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को डिस्कवर करना है, नई स्किल्स को डेवलप करना है। तो इट इज़ अ डिग्री मेड फॉर दोज हु सीक ग्रेटर डेप्थ ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में जो ग्रेटर नॉलेज लेता है, ग्रेटर डेप्थ में जाता है, वो बच्चे, ये डिग्री उन बच्चों के लिए बनी है। हाउ मैनी पीएचडी होल्डर्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएचडी करने के बाद भी हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्या? देखो पीएचडी एक बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री है, तो यहाँ पे जॉब के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बाकी डिग्रीज से। तो बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पीएचडी होल्डर इज इन इंडिया इज़ बिलो 1%। 1% से कम ही ऐसे पीएचडी होल्डर्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जबकि अगर ओवरऑल हम अनएम्प्लॉयड रेट देखें तो वो 7% है। तो कहीं ना कहीं पीएचडी करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो अनएम्प्लॉयड रहने का चांस बहुत ही कम है, इवन है ही नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शन अपने आप से भी ढूंढ लेते हैं। विच स्टेट इज़ बेस्ट फॉर पीएचडी इन इंडिया। अब इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पर पीएचडी करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन 2019 बाय द HRD मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्नाटका प्रोड्यूसेस द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ PhDs इन द कंट्री। कर्नाटका ऐसा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जो कि PhDs को प्रोड्यूस कर रहा है, PhDs को प्रोड्यूस कर रहा है इन कंट्री में। तो अभी के लिए दोस्तों ये वीडियो है आपके लिए, और ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने सभी ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे सभी फ्रेंड्स को जो कि पीएचडी करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कि पीएचडी के एडमिशन लेने के बाद करना क्या होता है। तो मैंने उम्मीद है पूरा प्रोसेस आपको सही से समझाया होगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन, इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।